लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और यहाँ पर फिरदौस आशिक अवान साहब माने या ना माने, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को साइड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में को ज्यादा सीटें हासिल नहीं करती तो फिर मुश्किल है कि मरकज में उनका प्राइम मिनिस्टर आए। हो सकता है कि मरकज में भी वही हो जो इस वक्त चल रहा है। तो मुझे तो ज्यादा यही लगता है कि जो अगला इलेक्शन होगा, जब भी होगा, हम्म। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में एक हुक्मरान इत्तेहाद चल रहा है, अल्टीमेटली ये सारे जो हैं आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन आखिरकार इन सबको शहबाज शरीफ ही को कबूल करना पड़ेगा। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि अब किसी भी सूरत में अक्टूबर 2023 से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक दफा फिर यहाँ पे एक इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अक्टूबर या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के फर्स्ट वीक तक इलेक्शन हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो चाहता है कि ये इलेक्शन डिले हो जाए और ये मार्च 2024 तक चला जाए। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर इसको अक्टूबर या नवंबर से आगे लेके जाने की कोशिश की जाएगी तो ये बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होगी। लेकिन क्योंकि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें तो हर जगह पे हो रही हैं, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में जो आज किया उन्होंने, तो उसको अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहती है तो मुस्लिम लीग नून कहेगी कि फिर हम भी इलेक्शन जो है उसको मार्च 2024 तक ले जाते हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो अगर हमने आपको कराची में 14 वोट देके तो आपको मेयरशिप दिलवा दिया, तो अब आप भी यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारी मदद करें। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 2018 से लेकर 2022 तक किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक किया, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने इक्तदार के मजूटे उठे। तो अब वही कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसी बाप पार्टी के साथ मिलके इक्तदार के मजे लूट रही है। तो असल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बाप है, माँ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ की सियासत में। ओके, वेरी वेल सेड। मुझे ये बताइएगा, पंजाब मेन बैटल ग्राउंड होता है। पंजाब के दो हम तो कुछ ऐसे पहले तक यही नजर आता था कि पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला है वहां पर। अब पीटीआई बहुत शदीद मुश्किलात में है। पीएमएलएन बार बार ये कहती है कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे हमारी कैंपेन वैसे नहीं होगी। लेकिन ये जब भी इलेक्शन होगा पंजाब का, क्या हम देखेंगे कि इसमें ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगे, या जेल में होंगे, या सीन में नहीं होंगे, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी नहीं होंगे? ऐसे ही होने है पंजाब का इलेक्शन। देखिए, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वापस आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में शायद वो हिस्सा लें। लेकिन फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जो हैं ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने तक ही महदूद रहेंगे। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन दोनों को वैसा रिलीफ देने का मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि एक तरफ आप डिस्क्वालीफाई करें, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, और दूसरी तरफ आप उनके दो मुखालफिन हैं, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप रिवर्स कर दें। तो इससे साहब की जो है मजलूमियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ये अगले इलेक्शन में की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी उसमें ये मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर जेल में भी हों और डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हों, और उनके जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनको पता चल जाए कि मिस्टर फलां XYZ या ABC जो हैं उनको आपकी सपोर्ट हासिल है, और भले उसके पास बल्ले का निशान हो या ना हो, सिर्फ इतना पता हो कि वो इस बंदे के पीछे है, तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता यह है कि अगले इलेक्शन में भी पंजाब में मुकाबला मुस्लिम लीग नून का की हमायत याफ्ता पार्टी या ग्रुप या कैंडिडेट्स के दरमियान होगा। इसमें जो पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं ये मेहमान अदाकार होंगे। सो ये स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, और अगर स्पॉयलर्स होते हैं खासतौर पर इस्तेकाम पार्टी, आपको क्या लगता है किसको फायदा होगा इस्तेकाम पार्टी के बनने से या उसके इलेक्शन में जाने के? किसका वोट काटेगी वो?
देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बहुत से लोग जो हैं उनके साथ मेरी बहुत पुरानी न्याज़मंदी है। मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये पार्टी जो है, ये अभी तक इसका ना आइन है, ना इसका मंशूर है, ना इसका कहीं पे कोई ऑफिस है, ना सेक्रेटेरिएट है, और पार्टी जो है ये हवा में बना के तो इसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिरदौस आपा जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपना केस पेश करती हैं, और जहांगीर तरीन साहब भी जो हैं वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। लेकिन अभी तक जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो चीज आपके सामने पेश की है वो क्या है कि फवाद चौधरी जो हैं वो मीडिया के कैमरों से अपना मुंह छुपा रहे हैं, ये चीज पेश की है। और क्या पेश किया है कि अली जैदी साहब जो हैं वो 3 दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं अपने माथे पे गोली खा लूंगा लेकिन छोड़ूंगा, और उसके बाद वो छोड़ के और मुस्कुराते हुए आगे बैठ गए। तो ये अगर ये चीज आपने पेश करनी है और आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, तो प्रोग्राम और मंशूर की अदम मौजूदगी में फवाद चौधरी का मुंह छुपाना और अली जैदी का सुल्तान राइट टाइप डायलॉग बोलना और फिर उस डायलॉग से यू टर्न मारना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग अभी इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि इस किस्म के लोगों को वोट देने पे वो तैयार हो जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज के दिन तक हमारी पॉलिटिक्स में कोई मैटर करती है। पहले तो ये प्रोग्राम सामने लेके आए ना कि आपके पास कौन सा फार्मूला जिसके तहत आप पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात में कोई तब्दीली लेके आएंगे। तो अगर यही पुराने चेहरे जो पहले के साथ थे और इन्होंने को पहले फ्लॉप किया और फिर उसको छोड़ के तो दूसरी तरफ चले गए, तो आई एम सॉरी टू से ये पार्टी जो है ये फिलहाल मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही। राइट। एंड पीटीआई का क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है? कुछ लोग चले गए हैं लेकिन कुछ लोग अभी मौजूद भी हैं। मसलन असद उमर साहब ने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब अभी तक डटे हैं। असद उमर साहब जितना मर्जी कह लें कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको अडयाला जेल से रहा किया गया और दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां से वो सीधे गाड़ी में बैठ के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद आए और वहां आके पार्टी के ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। जबकि शाह महमूद कुरैशी को उसी अडयाला जेल से छोड़ा, गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और फिर वो फाइनली कोर्ट के ऑर्डर पर रिलीज हुए। तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही जो हैं वो खड़े हैं अभी तक। असद उमर साहब जो मर्जी कर ले, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो साथ खड़े हैं। और वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनसे थोड़े से ज्यादा चालाक हैं। तो ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, फरक हबीब साहब हैं, हमाद अदर हैं, मुराद सईद हैं, ये लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी थी वो काफी डैमेज हो गई है। अब अगर कोई वोटर या सपोर्टर अगर किसी के साथ है तो के साथ है, पार्टी से तो लोग जो हैं वो काफी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी तो टूट फूट गई। और ऐसी टूटी फूटी के जो उसका स्पोक्स पर्सन था, उस पार्टी का जो तर्जुमान था फवाद चौधरी, वही भाग गया। पहले वो जूते छोड़ के भागा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर वो छोड़ के भाग गया। तो अब आपको खुद भी तो सोचना चाहिए ना। देखें, एक मैं असूल की बात कर रहा हूं, एक लॉजिक की बात कर रहा हूं कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, हामिद खान साहब थे, तस्नीम नूरानी साहब थे, मरहूम नईमुल हक साहब, ये सारे लोग जो हैं ये आपको मुझे बार बार प्राइवेट मीटिंग्स में पब्लिकली एक ही बात कहते थे, ये जहांगीर तरीन जो है, ये जो अलीम खान है, ये जो परवेज खटक है, इन्होंने हमारी पार्टी तबाह कर दिया। पार्टी में वजीउद्दीन साहब ने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो गया। पार्टी में तस्नीम नूरानी ने इलेक्शन करवाया, उस इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो गया। और वजीउद्दीन साहब ने और फिर हामिद खान साहब ने, यही 3 4 5 लोग जो है इनका नाम लिया था कि तबाह करेंगे, और एग्जैक्टली वही लोग जो है वो छोड़ के भाग गए। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और कि उसने मर्दुम शनासी का मुजाहरा नहीं किया, अपने लोगों की बात नहीं सुनी। जो लोग पुराने पहले दिन से उनके साथ थे, उनकी बात नहीं सुनी और इक्तदार की हवस में, इक्तदार के लालच में उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को नहीं आने दिया और पार्टी को तबाह कर दिया। तो अब लोग जो है साथ इसलिए नहीं है
साहब ने को अपनी हुकूमत के दौर में बहुत बड़ा मार्का मार दिया, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मुकाबले पे छोटी बुराई है। ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, छोटी बुराई है। तो ये सारे हैं तो बुराई, लेकिन कोई बड़ी बुराई है कोई छोटी बुराई है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अब अपनी गलतियों से सबक सीखें, और वो लोग जो पहले उनको सही निशानदेही कर रहे थे कि ये आदमी गलत है, इसके हाथ में पार्टी ना दो, ये पार्टी को हाईजैक करने आया। मुझे याद है हामिद खान साहब ने 2 दफा नहीं 3-4 दफा मुख्तलिफ टीवी शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा कि ये जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने आया है, और बात नहीं सुनते थे। तो अब देख लें, वो हामिद खान साहब सही साबित हो गए हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पे हामिद खान साहब ही पेश हो रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी गलतियों से सबक सीखें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सही डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएं, उसके अंदर डेमोक्रेसी लेके आएं, और डिफरेंस क्रिएट करें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में क्या फर्क है। फर्क यही वो ला सकते हैं कि इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लेके आएं, तो फिर वो ये लोग नहीं कहेंगे कि ये छोटी बुराई है, लोग कहेंगे कि ये सबसे अच्छी पार्टी है।